हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएससी प्री 2024 पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं और ये वीडियो इस डिस्कशन की 9वीं वीडियो है। अगर आपने पिछली 8 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। दूसरा कथन है, अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। तीसरा कथन है, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, केवल 2 और 3। सितंबर 2023 में संसद द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम नामक महिला आरक्षण विधेयक पारित करके इतिहास रचा गया। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। कथन एक गलत है क्योंकि इसके प्रावधान के अनुसार आरक्षण को नई जनगणना के प्रकाशन और परिसीमन अभ्यास के पूरा होने के बाद लागू किया जाना है। कथन 2 सही है क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कथन 3 सही है क्योंकि इसमें प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में उन समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है। पहला कथन है, यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। दूसरा कथन है, इसका प्रारंभ औंध पुणे में हुआ। तीसरा कथन है, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। चौथा कथन है, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। आपके ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, 2, 3 और 4। कथन एक गलत है क्योंकि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। कथन 2 सही है क्योंकि इस सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण औंध पुणे में शुरू हुआ था। कथन 3 सही है क्योंकि अभ्यास के दायरे में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना शामिल था। कथन 4 भी सही है क्योंकि भारतीय वायुसेना और श्रीलंकाई वायुसेना ने अभ्यास में भाग लिया था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। आपके ऑप्शन है, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से प्रतिषेध करने के लिए, संसद विधानसभा को मत निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, या फिर सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी करने का प्रतिषेध करने के लिए। प्रतिषेध या निषेधाज्ञा एक न्यायिक आदेश है जो निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत काम करने से रोकता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक निवारक उपाय है कि कानूनी कार्यवाही कानून के दायरे में रहे। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा कथन है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों
या फिर न तो एक और न ही दो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, एक और दो दोनों। कथन एक सही है क्योंकि राज्यपाल राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। कथन दो भी सही है क्योंकि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति घोषित करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा कथन है, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल दो। कथन एक गलत है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बल्कि राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। वहीं कथन दो सही है क्योंकि संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में भारत सरकार के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तकें लिखी जिनमें भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत के महत्व पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदर्शित किए गए। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश तो दूसरी ओर समाचार में रहने का कारण दिया हुआ है। अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। तीसरा है तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल दो। युग्म एक सही सुमेलित है क्योंकि अर्जेंटीना अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। युग्म दो भी सुमेलित है क्योंकि सूडान देश की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई के कारण गृह युद्ध की स्थिति में है। वहीं युग्म तीन गलत सुमेलित है क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसे नाटो की सदस्यता से वंचित नहीं किया गया है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। दूसरा कथन है, सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, कथन एक और दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। कथन एक और दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है, या फिर कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, कथन एक और दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। कथन एक सही है क्योंकि सुमेड पाइपलाइन फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस को यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। कथन दो सही है और कथन एक की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह पाइपलाइन मिस्र में स्थित है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग के रूप में काम करती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। दूसरा कथन है, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, एक और दो दोनों। लाल सागर एक जल निकाय है जो उत्तर में हिंद महासागर को
बाब अल मंडेब जलभूमध्य और अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है, जिसकी सीमा सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी से लगती है। कथन एक सही है, क्योंकि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण नदी या धारा लाल सागर में प्रवेश नहीं करती है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? आपके ऑप्शन है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण या फिर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि ईपीए के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्र हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब बिजली संयंत्रों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं तो वे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान करता है और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले और अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।